आपका टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, पहले आप डायमेंशन फॉर्मूले की डेफिनेशन लिख लीजिए। टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी in terms of power of fundamental physical quantities. ओके, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आप जब भी कोई बुक पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले दिए गए हैं, वो आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले आएंगे, तो वो आप अपने आप फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे जैसे जैसे आप 11th और 12th में चैप्टर्स पढ़ेंगे। फिलहाल आपको वही डायमेंशन फॉर्मूले याद करने हैं या सॉल्व करने हैं जो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। तो वो जो टेबल है जिसमें 30 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूले लिख के दिए हुए हैं, उसको आपको याद करने का लोड नहीं लेना या उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है, एक सिंबल हम यहाँ यूज करते हैं MLT। M का मतलब मास है, मास फिजिकल क्वांटिटी, L का मतलब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और T का मतलब फिजिकल क्वांटिटी टाइम। और आप सभी लोग जानते हैं कि मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों है? क्योंकि इनमें से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप बाकी दो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो 7 फंडामेंटल है, लेकिन मैंने कहा ना, हम वही फिजिकल क्वांटिटी अभी डिस्कस करेंगे जिसका फॉर्मूला आप 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास में मास। उसके लिए मुझे किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यूनिट मुझे डायरेक्ट पता होती है। किलोग्राम कौन से सिस्टम में? MKS में। ग्राम कौन से सिस्टम में? CGS सिस्टम में। डायमेंशन फॉर्मूला M मास के लिए है, L लेंथ के लिए, T टाइम के लिए। ओके, अब यूनिट में देखिए, किलोग्राम आ रहा है, मतलब इसकी यूनिट आ रही है, मास की यूनिट आ रही है। अच्छा, हम कैसा कह सकते हैं कि किलोग्राम की पावर 1 है, इसलिए मास फिजिकल क्वांटिटी की पावर 1। L इसके लिए है लेंथ। आप देख सकते हैं यूनिट में कहीं पे भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर नहीं है, इसका मतलब L की पावर क्या आ जाएगा? 0। अगेन टाइम, यूनिट में कहीं पे भी सेकंड नहीं है, आवर्स नहीं है, मिनट नहीं है, इसका मतलब टाइम फिजिकल क्वांटिटी यूनिट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए T की पावर कितना हो जाएगा आपके पास में? 0। ओके, दूसरा लेंथ, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको पता है अगर आप MKS सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट मीटर होगा, और अगर CGS सिस्टम में मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। M मास के लिए क्या आपको यूनिट में, इस यूनिट में कहीं पे भी किलोग्राम, ग्राम दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इसलिए मास फिजिकल क्वांटिटी की पावर कितना? 0। लेंथ ऑफकोर्स मीटर है और इसकी पावर कितना बोल सकते हो आप? 1। तो लेंथ की पावर 1। सिमिलर यूनिट में आपको कहीं पे भी सेकंड, मिनट, आवर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी टाइम की पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है टाइम, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यूनिट सेकंड है, और कोई भी मास की यूनिट अवेलेबल नहीं है, इसलिए M की पावर 0। कोई लेंथ की यूनिट प्रेजेंट नहीं है, L की पावर 0। हाँ, टाइम की यूनिट है सेकंड, और हम कह सकते हैं कि इस पूरे की पावर कितना है? 1। तो इसलिए T की पावर कितना हो गया आपके पास में? 1 हो गया। फिर एरिया, वैसे तो एरिया के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अप टू 10th क्लास आपने एरिया फाइंड किया है, यूनिट वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आपने यूज किया है, और आपको याद भी इसलिए होगा क्योंकि आपके टीचर बोलते थे कि अगर आपने बिना यूनिट के आंसर लिखा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो सबको पता है कि एरिया जब भी आप फाइंड करते हैं तो यूनिट में क्या यूज करते हैं? मीटर स्क्वायर या
ये स्क्वायर अगर इसकी साइड ए है तो एरिया होता है साइड का होल स्क्वायर। साइड मतलब जो लेंथ है आप या तो किसमें मेजर करेंगे मीटर में, या किसमें मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में। अगर आपने मीटर में मेजरमेंट किया है तो यहाँ क्या आ जाएगा मीटर का होल स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कौन सा सिस्टम में एमकेएस, सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा सिस्टम में सीजीएस। समझ गए होंगे। किलोग्राम ग्राम अब प्रेजेंट नहीं है, मास की पावर 0, लेंथ की यूनिट प्रेजेंट है, कितने टाइम्स हैं 2, तो पावर कितनी है 2, तो एल कितना हो जाएगा 2। टाइम सेकंड आवर्स मिनट्स प्रेजेंट नहीं है, टी की पावर 0। नेक्स्ट वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वॉल्यूम के लिए आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि अप टू 10th क्लास आपने बहुत सारी ज्योमेट्री का वॉल्यूम फाइंड किया है, यूनिट यूज किया है। क्योंकि अगेन आपके पास में इंस्ट्रक्शन होता था कि अगर आपने फाइनल आंसर में यूनिट यूज नहीं किया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट पता है या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। फिर भी मैंने एक स्फीयर का वॉल्यूम लिखा है यहाँ पर, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है रेडियस। आपको पता है रेडियस एक लेंथ है जिसका मेजरमेंट मीटर या सेंटीमीटर, जैसे आप यहाँ मीटर या सेंटीमीटर लिखेंगे तो उसका क्यूब आ जाएगा। दूसरी बात 4/3 पाई, ये सब नंबर्स हैं और अगर नंबर्स हैं तो वो यूनिट लेस होते हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है। अंडरस्टूड है। डायमेंशन फॉर्मूला m0 लेंथ की जो यूनिट है उसकी पावर कितना है 3, तो इसलिए लेंथ की पावर 3 और टाइम की पावर कितना आ जाएगा आपके पास में 0, ठीक है। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यूनिट कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, यूनिट आपको पता है मीटर एमकेएस में और सेंटीमीटर में लिखिएगा, सेंटीमीटर इन सीजीएस। डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t0, ओके। फिर स्पीड वेलोसिटी, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर आएगा जहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन जनरल हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास में, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड या फिर मीटर सेकंड ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी -1। डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। यूनिट में कहीं पे भी किलोग्राम ग्राम नहीं है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी मास की पावर कितना 0। लेंथ आ रहा है मीटर की पावर 1, एस सेकंड फॉर टाइम टी की पावर -1। आई थिंक वो पेज दूंगा। वेलोसिटी के लिए आप सभी लोग लिख लें, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दोनों का यूनिट और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी। फिर आता है मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट, और आपकी वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड आपने पढ़ा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला, किलोग्राम की पावर कितना है 1, मास 1, लेंथ मीटर पावर 1 है तो लेंथ की पावर 1, सेकंड की पावर कितना है -1, मतलब फिजिकल क्वांटिटी टाइम की पावर कितना -। इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में 50 रुपीज़ है और आपने 20 रुपीज़ खर्च कर दिए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास चेंज इन मनी कितना है तो आप क्या आंसर करेंगे? 50 में से 20 को माइनस करेंगे 30 यूनिट क्या यूज़ करेंगे
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगेन आपको बता देता हूँ, काइनेमेटिक्स में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हम डिस्कस करेंगे। इन जनरल एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट वही होगी, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट वही होगी जो वेलोसिटी की है। वेलोसिटी की क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, डिवाइड में क्या दिया आपको? टाइम। तो टाइम की यूनिट सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम है, टाइम की यूनिट सेकेंड। टोटल हो गया, जब बेस सेम होते तो पावर क्या जाती है? ऐड। तो सेकेंड स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2। अगेन यूनिट में कहीं पे भी किलोग्राम ग्राम नहीं है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी मास की यूनिट 0। लेंथ की यूनिट मीटर है, कितनी मीटर की पावर? 1। तो L1 सेकेंड की पावर कितना है? -2। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी टाइम की पावर कितना? -2। इस तरीके से आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप सभी को पता है कि मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट आपने पढ़ रखी है कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम इनटू मीटर और सेकेंड की पावर कितना हो गया? -2। अच्छा, आपने मास का मेजरमेंट किलोग्राम में किया है, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में किया है और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में किया है। तो कौन सा यूनिट सिस्टम हुआ? एमकेएस। अब ये यूनिट का बड़ा, अगर आपसे बोला जाए कि एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत लेंथी नेम है, तो इसलिए इसको यूनिट शॉर्ट में क्या बोला गया? न्यूटन। ठीक है, आप देख सकते हैं एक साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है, फुल नेम लिख रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है, लेकिन सिंबल जब आपको यूज करना है तो कैपिटल एन यूज करना है। डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आपने मास का मेजरमेंट ग्राम में, लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में किया होता तो आपने कौन सा यूनिट सिस्टम एडॉप्ट किया? सीजीएस। और उसमें भी हम ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको देखते हैं, किलोग्राम की पावर कितना है? ये कितना कह सकता? 1। फिजिकल क्वांटिटी मास की पावर 1। लेंथ की पावर कितना है? मीटर, मीटर की पावर 1। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की पावर 1। सेकंड और टाइम होता है, सेकंड की पावर कितना है? -2। तो फिजिकल क्वांटिटी टाइम की पावर कितना? -2। सिंपल, आप समझते होंगे। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं यूनिट सिस्टम आप कोई भी यूज करें, डायमेंशन फॉर्मूले में चेंज नहीं होता है। फिर आता है आपके पास में वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट अभी आपने पढ़ी, कितनी है फोर्स की यूनिट? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट सभी को पता है मीटर। फाइनल यूनिट क्या है? किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जो यूनिट सिस्टम आपने यूज किया वो कौन सा हो जाएगा? एमकेएस। और फिर से अगर आपको बोला जाए कि वर्क की यूनिट क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बट हमने उसको एक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? जूल। अगेन ये यूनिट एक साइंटिस्ट के नेम पर है, इसलिए जब फुल नेम आप लिख रहे हैं तो आपको फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है, लेकिन जब आप सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल नेम लिखना है। ओके, उसके बाद में सेम, अगर आपने मास का मेजरमेंट ग्राम में किया होता, अगर आपने लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में किया होता और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में, तो फिर ये जो यूनिट सिस्टम है कौन सा होता? सीजीएस। और ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को इन शॉर्ट हम कहते हैं अर्थ। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। M1 L2
T-2। सबको पता है? हाँ, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि न्यूटन, जहाँ पे भी न्यूटन लिखा है उसका मतलब क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन का ये जूल है, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। और अर्ग ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी, उसकी यूनिट वही है जो आपकी वर्क की होती है। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद में आपके पास में आता है पावर। तो पावर वही हम जनरल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ताकि हम यूनिट फाइंड कर सकें, और डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है ना, तो वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क का आप ये भी कह सकते हैं कि वर्क की यूनिट अभी आप पहला क्या पढ़ के आए? जूल, और टाइम में क्या हो गई? सेकेंड। तो आप बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड भी वर्क की यूनिट है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप किलोग्राम मीटर की फॉर्म में बात करें तो आपने वर्क यूनिट क्या पढ़ा था? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और टाइम यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो टोटल दो फॉर्म में आपको पावर की यूनिट दी जा सकती है। अच्छा, ये पूरा सिस्टम जो आपने यूज किया, चाहे आप बोले जूल पर सेकेंड या बोले किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, ये कौन सा सिस्टम है? एमकेएस। इसको भी हम शॉर्ट नेम देते हैं वॉट। अगेन ये यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है, अगर ये साइंटिस्ट के नेम पर है तो ये लेटर आपका स्मॉल रहेगा, बट जब आप सिंबल यूज करेंगे तो आप कैपिटल लेटर यूज करेंगे। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो आपने लिखा है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। ठीक है, किलोग्राम की पावर 1 है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी मास की पावर 1 आएगा। लेंथ मीटर की पावर 2 है, तो लेंथ की पावर 2 आ जाएगा। सेकेंड की पावर -3, मतलब फिजिकल क्वांटिटी टाइम की पावर कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले से आपको यूनिट मिलता है, और यूनिट से आप क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका है प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। अगेन फोर्स को हम जानते हैं न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन का मतलब क्या? मैंने आपको नोट करवाया है, वो आपको याद करना पड़ेगा। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन, और ये जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास भी यूनिट बनी किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2। आप जानते हैं कि जो आपने सिस्टम एडॉप्ट किया है वो कौन सा सिस्टम है? एमकेएस। और अगर वो एमकेएस सिस्टम है तो अगेन इसको हम पास्कल यूनिट डिफाइन करते हैं। पास्कल अगेन जो यूनिट है वो एक साइंटिस्ट के नेम पर है, फर्स्ट लेटर स्मॉल है इसमें, बट जब आप सिंबल यूज करेंगे तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। अब आता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। किलोग्राम की पावर 1, तो मास की पावर 1, मीटर -1 है, मतलब लेंथ फिजिकल क्वांटिटी की पावर -1, सेकेंड की पावर -2, सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम, तो सेकेंड की पावर -2, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी टाइम की पावर क्या? -2। उसके बाद आपके पास में आता है डेंसिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। अगर आपने मास का मेजरमेंट किलोग्राम में और वॉल्यूम का मेजरमेंट मतलब मीटर क्यूब में किया है तो एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस में हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब का किलोग्राम, ये जब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर के -3 हो जाएगा। फॉर मास 1, फॉर लेंथ
अब इस यूनिट में कहीं भी सेकंड आवर्स मिनट नहीं है, इसलिए टी की पावर कितना आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वही प्लेन एंगल जो आपने एसआई सिस्टम में एज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था। यूनिट आपको पता है रेडियन, डायमेंशन फॉर्मूला आप देख सकते हैं यूनिट में कहीं पे भी किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर या सेकंड, मिनट्स, आवर नहीं है। मतलब मास फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर है वो भी 0, एल लेंथ का भी 0 और टाइम का भी 0। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और प्लेन एंगल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। यूनिट है बट डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, फिर आपका आता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसा हमने वेलोसिटी पढ़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो आपको जो यूनिट मिली वो क्या मिली, रेडियन पर सेकेंड। अब अगेन किलोग्राम, ग्राम नहीं है तो मास की पावर 0, सेंटीमीटर, मीटर नहीं है, किलोमीटर नहीं है तो लेंथ की पावर 0, टाइम है सेकेंड तो टी की पावर -1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूनिट वही है जो एंगुलर वेलोसिटी की है या एंगुलर स्पीड की है, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर आपका आ जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। जैसे एक्सीलरेशन आपने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट मतलब वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। अब कौन बच गया, टाइम। तो टाइम की यूनिट हो जाएगा सेकेंड। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो फाइनल यूनिट आपको क्या मिली, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0, टाइम अवेलेबल है यहाँ पर, यूनिट टाइम पीरियड अवेलेबल है, सेकेंड की पावर -2, इसलिए टाइम की पावर कितना हो जाएगा आपका में -2। फिर टाइम पीरियड यूनिट इसका याद रखना है डायरेक्टली सेकेंड, तो डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t1। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो यूनिट हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर इसको हर्ज भी बोलते हैं। अगेन एक साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेटर आपको कैसा लिखना है, कैपिटल लिखना है, और डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0 t-1। अब आप एक चीज समझना, आपको क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला सिंपल है, बहुत टिपिकल नहीं था, और जहाँ तक हमने काफ़ी थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल, जैसे आपको क्वेश्चंस नेट और जेईई में पूछे जाते हैं, उस लेवल पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक जनरल में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। अचानक से आपसे पूछ लिया जाएगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो जब अचानक से पूछ लेते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्या ये आता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तो फिर तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। तो वही डायमेंशन फॉर्मूला, वही यूनिट आपको लिखनी है जो फोर्स की होती है, ठीक है ना। तो जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी का मैंने लिखवाया है, जो एनर्जी कोई भी एनर्जी है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t-2 है, ठीक है ना। ओके, तो आप बोलते हैं साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मास, मतलब किसी भी फॉर्म, एनर्जी का कोई भी फॉर्म आपके पास में हो, उन
सभी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा m1 L2 T-2। तो जैसे मैंने आपको बोला सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सोचना नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, आपको ये देखना है कि उसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। फोर्स मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, फोर्स का में लिखा हुआ है m1 L1 T-, ओके। और इतना कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली 2 लेक्चर और ये शायद तीसरा लेक्चर है, हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया है, बट हाँ इसके बाद में आपको जितनी मैंने फिजिकल क्वांटिटी नोट करवाया है उसके डायमेंशन फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए आपको, और फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब इसके बाद में कंटिन्यूस आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। यूनिट एंड डायमेंशन पे हम कह सकते हैं कि और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग पार्ट, ओके। तो यूनिट एंड डायमेंशन में काफ़ी थ्योरी पढ़ने के बाद में अब हम न्यूमेरिकल के स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो उसके लिए आपको नेसेसरी है कि जो डायमेंशन फॉर्मूले मैंने आपको नोट करवाए हैं वो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। और अगेन बहुत सारे बुक में आपको पूरी एक टेबल मिलेगी जिसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले लिखे होंगे, वो आपको याद नहीं करने हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और उनके फॉर्मूले आएंगे तो आप अपने आप से डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक रिलेशन है n is proportional to 1/u, ठीक है ना, जहां n का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और u का मतलब है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, u का मतलब यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे यूनिट का साइज बढ़ता जाएगा फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल हम इसको इजीली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू क्या, 100 सेंटीमीटर। लेंथ सेम है, अगर आप मीटर में मेजरमेंट करते हैं तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है 1, और अगर आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है 100, ठीक है। आप सभी को पता है जो मीटर है वो यूनिट साइज ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, आपने यूनिट का साइज इंक्रीज किया, आपने यूनिट का साइज इंक्रीज किया, सेंटीमीटर की जगह आपने मीटर में मेजरमेंट किया, तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही थी 100, यूनिट का साइज आपने इंक्रीज किया, सेंटीमीटर की जगह मीटर में मेजरमेंट किया, तो 100 की जगह अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो साइज ऑफ यूनिट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इससे रिजल्ट क्या क्या बनते हैं वो नोट कर लेते हैं। इससे रिजल्ट ये बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब n1 u1 बराबर n2 u। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, सिंपल, n1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट, u1 का मतलब फर्स्ट यूनिट, n2 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन
सेकंड यूनिट और U2 का मतलब क्या है, सेकंड यूनिट। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आप लिखते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आप लिखते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये N1 मतलब वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो यहाँ पे लेंथ है, वैल्यू ऑफ लेंथ इन फर्स्ट यूनिट। और यहाँ क्या लिखा आपने, फर्स्ट यूनिट मतलब मीटर। फिर N2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ इन सेकंड सिस्टम। और ये यूनिट सेकंड यूनिट, ठीक है। तो N1 U1 हमेशा ही N2 U2 के बराबर होंगे। तो N2 अपॉन N1 इसके बराबर है हमेशा U1 अपॉन U2, ठीक है। ओके, अब हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ जो न्यूमेरिकल है वो है एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक सिस्टम में आपको पता होगी और किसी दूसरे सिस्टम में, दूसरे यूनिट सिस्टम में आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यूनिट सिस्टम को समझ लेते हैं, समझ क्या लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है, ये यूनिट सिस्टम है, ठीक है। तो उसके कुछ फिक्स स्टेप है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप अगर जो स्टेप मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ वो आपको फॉलो करने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से आपके पास में दो मेथड होंगे, एक शॉर्ट मेथड है इजी क्वेश्चंस के लिए और एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है जो टफ क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है ना। फिलहाल ये चीज आप सभी को पता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, ओके। तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर, पता है, फिर भी नोट कर लीजिए। फिर 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम, या आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम 10 टू द पावर 3 ग्राम, ओके। या 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000। 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। आपको पता है, फिर भी ये रिजल्ट डायरेक्टली हमारे काम आने वाले हैं, यूजफुल हैं, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन देखिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, आपको बोला जाएगा 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू आपको गिवन है। अगर आप लोग अच्छे से आफ्टर लेक्चर जो आप पढ़ेंगे तो यूनिट देखकर आप बता सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप समझ रहे हैं कि आपको वैल्यू कौन से सिस्टम में दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है। अब यही आपको आंसर डालना है, इसको कन्वर्ट करना है, एमकेएस में क्या आंसर आएगा वो आपको लिखना है, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है 0.1 ग्राम की जगह किलोग्राम इंट्रोड्यूस करना है, तो 1 ग्राम कितना है, 1 ग्राम कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। मतलब यहाँ 1 ग्राम जो लिखा हुआ है उसकी जगह आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है
1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर का होल क्यूब। बस तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में 0.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻6। आप सभी को पता होगा कि अगर 10⁻², 10 पे पढ़ा होगा आपने कि 10⁻² का अगर आपको होल क्यूब करना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो 10⁻6। हाँ, अब यूनिट में क्या लिखा गया है किलोग्राम, नीचे क्या जाएगा मीटर क्यूब। तो आपने डेंसिटी फिजिकल जो क्वांटिटी है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितना था 0.1, और आपने ये कौन से सिस्टम में कैलकुलेट कर लिया एमकेएस सिस्टम में। तो कितना आंसर आएगा -1 -3 + 6 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो आपके पास में 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा एमकेएस सिस्टम में आएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सिंपल क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन हाउ मैनी न्यूटन in 1 dyne, तो 1 डाइन में कितने न्यूटन है ये आपको कैलकुलेट करना है। यूनिट आप सबको पता होगी, मैंने आपको नोट करवाया है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, कौन से सिस्टम में है एमकेएस सिस्टम में। डाइन भी फोर्स की यूनिट है, कौन से सिस्टम में सीजीएस। तो आपको लिख के दिया हुआ है 1 डाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख के दिया हुआ है ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डाइन ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं डाइन। अब यहां पर ये 1 तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये लिखा हुआ है 1 ग्राम, यहां लिखा हुआ है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का मतलब कितना 10⁻³ किलोग्राम, यहां किलोग्राम कन्वर्ट हो गया, इंटू ये 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना है आपका 10⁻² मीटर हो गया। सेकेंड स्क्वायर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एमकेएस सिस्टम और सीजीएस दोनों ही सिस्टम के अंदर टाइम की यूनिट क्या होता है सेकंड होता है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 10⁻⁵ किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मतलब न्यूटन। तो 1 न्यूटन 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन। ये आपने सॉल्व कर लिया। ओके, हाँ, बट ये आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए कि जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है, कौन से सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम इन शॉर्ट न्यूटन। इसी तरीके से जैसे यहाँ डाइन लिखा था, अगर आपको नहीं पता कि डाइन का मतलब ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैंने आपको नोट डाउन कराया हुआ है और जो डायमेंशन फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो आपको अच्छे से, जो यूनिट हमने लिखी है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मैनी
जूल, हाउ मैनी जूल इन वन अर्थ। ठीक है, अगर आपको यहाँ से आप ये रिजल्ट भी बना लीजिए कि जब भी जरूरत पड़े 1 न्यूटन की जब भी आपको जरूरत पड़े कितना हो जाएगा 10⁵ टाइम। ये भी आप याद रख सकते हैं। आया कैसे वो हमने समझ लिया, बट आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम। ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी जूल इन वन अर्थ। सभी को पता चल रहा होगा कि अर्थ जो है वो सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, जूल जो है वो एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। ठीक है, 1 अर्थ आप देखना, अर्थ की जगह क्या लिखा जा सकता है, और मैंने नोट करवाया है आपको, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब 1 ग्राम मुझे जूल में आंसर चाहिए, मतलब एमकेएस में चाहिए, तो एमकेएस सिस्टम में मास जो है उसका यूनिट हम काम लेते हैं किलोग्राम, मतलब ग्राम को रिप्लेस करना है किलोग्राम से। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना 10⁻³ किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर कितना 10⁻² मीटर, तो 10⁻² मीटर, बट उसका क्या कर देना है स्क्वायर। तो फाइनली 10⁻⁷ किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ सेकेंड स्क्वायर में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि